हमारा बहुत बड़ा हथियार है इस मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए, उसके मतलब ब्रीफ करें कि उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो मैंने आज वो आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में सबसे पहले तो हमारी एक एक्सरसाइज हुई थी कि हमने जो एमिशंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो पैदा करती हैं क्लाइमेट चेंज को, उसके मतलब हमने इसकी स्टडी करवाई है। और 2015 से 2018 तक की ये रिज़ल्ट्स हैं, यानी कि 2018 जब हमारी हुकूमत अभी नहीं आई थी उससे पहले के रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन ये रिज़ल्ट्स एक ट्रेंड को शो करते हैं कि पाकिस्तान में जो आप हमारी एमिशंस हैं ये मुख्तलिफ ज़रियों से पैदा होती हैं। इसमें एनर्जी सेक्टर है जिसमें ट्रांसपोर्ट है, हमारे पावर प्लांट्स है, इंडस्ट्री है जिसमें ज़्यादातर सीमेंट प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर है और फॉरेस्ट्री है, और उसके साथ साथ जो हमारी वेस्ट है वो भी मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है। अब इसके अंदर ये हुआ है कि पिछले 3 सालों के अंदर हमारी जो एमिशंस हैं वो 20% जो हैं उनमें इजाफा हुआ है। और ये ज़्यादातर जो बड़ी हैं ये हमारे एनर्जी सेक्टर के अंदर, और उसके साथ साथ ये बड़ी हैं हमारे इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ये एमिशंस में इजाफा किया गया है। जी आगे कर दें। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि हमने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट दी हुई है दुनिया को। 2016 में हमने एक डॉक्यूमेंट पेश किया था यूएन के अंदर, जिसमें हमने बताया था कि आने वाले सालों में 2030 तक हमारी एक ट्रेजेक्ट्री होगी एमिशंस के बढ़ने की। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान उस ट्रेजेक्ट्री से नीचे है इस वक्त, और थोड़ा नीचे नहीं बल्कि हम 9% 2018 में उस ट्रेजेक्ट्री से नीचे आए हैं। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो जो रेड आप देख सकते हैं पॉइंटर, वो ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री जो ऊपर जा रही थी उसको हमने नीचे की तरफ पॉइंट कर दिया है, और 9% 2018 में जो हमने तखमीना लगाया था उससे हम नीचे आए हैं। अब इसमें इसकी 2 मेन वजूहत हैं। एक तो ये है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर जो हमारा ख्याल था कि हम कोयले की तरफ जाएंगे बहुत ज़्यादा मेजर वे में, वो हम नहीं गए। दूसरा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे जंगलात काट रहे थे, क्योंकि जब आप जंगल को काटते हैं तो आप समझिए आप एमिशंस को पैदा करते हैं, क्योंकि जंगलात एमिशंस को कम करते हैं। तो जब वो जंगल कटता है तो एमिशंस आपकी बढ़ जाती हैं। तो वो उसके कटाव को हमने रोका है, और वो बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। ये ग्राफ और ये डाटा ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान जिस रेट के ऊपर अपने जंगलात को काट रहा था 2012 और 16, उस रेट के अंदर 2012 के बाद से बतदरीज कमी आना शुरू हो गई है। और आज वो रेट इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, जो रेड एरो है वो पॉइंट कर रहा है कि हमारी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई है। और इसके जो स्टेटिस्टिक हैं वो ये हैं कि 2012 के अंदर हम हर साल तकरीबन 12,000 हेक्टेयर दरख्त अपने जंगलात जो हैं वो काटते थे, डिफॉरेस्टेशन होती थी 12,000 हेक्टेयर। और 2018 के अंदर ये जो है ये 12,000 से कम होके 8,000 हेक्टेयर सालाना हो चुका है। यानी कि अभी ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन का रेट था वो तकरीबन 35% कम हुआ है। और ये कम क्यों हुआ है कि जो हमारा बिलियन ट्री का मंसूबा था केपी के अंदर, उसका मेजर रोल है इसके कम करने के अंदर। और अभी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि इसके और क्या फ़वाइद हैं बिलियन ट्री के मंसूबे के। ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि हमारे जो जंगलात हैं वो कहाँ कहाँ पे इस वक्त कट रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हमारे जो रिवराइन और स्क्रब फॉरेस्ट है, यानी कि जो दरियाओं के साथ हमारे जंगलात लगे हुए हैं, और जो हमारे एरिड जोन के अंदर जंगलात हैं, वो तकरीबन 55% जो दरख्त काट रहे हैं वो वाले काट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कटाव पंजाब में और सिंध में मैक्सिमम हो रहा है। जो डिफॉरेस्टेशन है उसमें पंजाब और सिंध जो हैं वो ज़्यादा दरख्तों की कटाव कर रहे हैं। केपी जिसके अंदर पाइन फॉरेस्ट है वो तीसरे नंबर पे है 12% के ऊपर, और ये कमी आई है क्योंकि बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट वहाँ पर 2014 में शुरू किया गया था। तो इसको जंगलात की इस कटाव को रोकने में उसने एक अहम किरदार अदा किया था। जी अब इस वक्त जो हमारी एमिशंस का लेवल आया है वो तकरीबन आया है 480 मिलियन टन कार्बन हर साल। 480 मिलियन टन कार्बन के साथ पाकिस्तान इस वक्त भी, गो कि हम अपने मेयार के मुताबिक हमने 20% ज़्यादा किया है पिछले 3 सालों में, लेकिन अभी भी हम दुनिया में जो ये कार्बन पैदा हो रहा है उसके हम 1% से भी कम है। यानी कि दुनिया के जो ममालिक कार्बन पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान उनमें अभी भी 135वें नंबर के ऊपर है, और पाकिस्तान
1% से कम दुनिया की एमिशंस पैदा करता है। तो बहुत कम हमारा रोल है क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों को पैदा करने में। जो बड़े 3 ममालिक हैं वो इंडिया, चाइना और अमेरिका हैं। और इस वक्त अमेरिका जो कि हमारी इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया था, अब वो वापस पेरिस एग्रीमेंट में आया है। तो इसलिए बड़ा अहम है कि ये 3 ममालिक चाइना, USA और इंडिया इस एग्रीमेंट में रहें, तभी ये कामयाब हो सकेगी। तो इसलिए बड़ा अच्छी बात है कि अमेरिका वापस आया है। अब ये हमने एक और कैलकुलेशन की कि हमारा जो बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट लगा है और इंशाल्लाह अब जो 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट लग रहा है, ये अगले 20 सालों में कितनी कार्बन हवा से बाहर निकालेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, ये तमाम दुनिया का फ़ायदा है कि जब ये दरख्त लगेंगे तो ये कार्बन को बाहर निकालेंगे हवा में से, जिससे क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में मदद मिलेगी। तो हमारे तखमीने के मुताबिक ये, और बिलियन ट्री तो ऑलरेडी 5 साल उसके पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री मिल के तकरीबन 500 मिलियन टन कार्बन जो है वो हवा से बाहर निकालेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त फिगर है, क्योंकि इसको अगर आप कंपेयर करें कि पाकिस्तान की टोटल कार्बन इस वक्त कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो 480 टन के करीब है। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये 2 प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान की इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और फ्यूचर के ज़ामिन हैं, ये सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तमाम एमिशंस को के बराबर ऑफसेट कर सकते हैं। यानी कि वो तमाम एमिशंस जो पाकिस्तान कर रहा है एक तरफ, और इन 2 प्रोजेक्ट से जो कार्बन में कमी आएगी वो एक तरफ। इसीलिए ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इसकी तरफ ख़ास फोकस भी है, ख़ास ध्यान भी है, और हमारी भी कोशिश है कि हम दिन रात करके इनको कामयाब करें पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। ये पाकिस्तान के आने वाले नस्लों की ज़मानत हैं ये प्रोजेक्ट, और इनका होना पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। और यहाँ मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ये आप स्लाइड्स देख के हमारी जो अपोजिशन इसके ऊपर रोज़ सियासत करती है, वो सियासत करना छोड़ दें इसके ऊपर। अगर आपको फैक्ट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए, ग्राउंड पे जंगल चाहिए, हम आपको दिखाएंगे। मैंने ऑलरेडी बिलावल भुट्टो साहब को भी और मरियम नवाज साहिबा को भी, जो कि जलसों में खड़े होकर इसके बदले बात करते हैं, ये चैलेंज पेश किया हुआ है, दावत पेश की हुई है कि आए, आप जो कहेंगे, आपको जिस जंगल का कहेंगे दिखाएंगे। आज भी हम आपको वीडियोस दिखाएंगे, लेकिन आप आएँ, आके ग्राउंड के ऊपर देखें और इस प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझें। ये पाकिस्तान की बका का प्रोजेक्ट है, ये किसी की सियासत की नज़र नहीं चढ़ना चाहिए, और ये आने वाले हमारे नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी खबर ये है कि हमारे जो मैंग्रोव्स हैं, जो कि हमारे समुंदर के साथ होते हैं, उनकी एक साइंटिफिक स्टडी हुई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के मैंग्रोव्स में 1990 के बाद 300% इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और ये इजाफा वाहिद मुल्क है पाकिस्तान दुनिया में जिसके मैंग्रोव्स इस वक्त बढ़ रहे हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी है। और ये शो करता है कि पाकिस्तान हर फॉरेस्ट्री के हर एस्पेक्ट में आगे जा रहा है। और इंशाल्लाह अब ये 10 बिलियन ट्री सुनामी में इन बढ़ते हुए मैंग्रोव्स में 1 अरब मैंग्रोव्स का हम इजाफा करने जा रहे हैं। 1 अरब मैंग्रोव्स इंशाल्लाह इसके अंदर एक्स्ट्रा हम और लगाएंगे। इसके साथ साथ 2016 में एक पाकिस्तान के हक में इंटरनेशनल कोर्ट में फ़ैसला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की समुद्री हदूद में 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा कर दिया गया था। ये पाकिस्तान केस लेकर गया हुआ था और वो पाकिस्तान के हक में फ़ैसला हुआ। आज ये 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का समुंदर पाकिस्तान को एक्स्ट्रा मिला है अपनी मिल्कियत में। लेकिन अभी तक ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस समुंदर के नीचे जो ख़जाना है कार्बन का, उसका तखमीना क्या है। तो उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ने एक ब्लू कार्बन के नाम से वर्ल्ड बैंक की स्टडी शुरू कराई हुई है, और इंशाल्लाह कुछ महीनों में उसका तखमीना आ जाएगा, जो कि आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो उसकी फाइनेंशियल वैल्यू होगी, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर उसकी वैल्यू आएगी कि उस समुंदर के अंदर जो पाकिस्तान का कार्बन है उसकी क्या वैल्यू है। वो इंशाल्लाह ब्लू कार्बन की स्टडी हमने लॉन्च की हुई है। ये सिर्फ मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता था कि जो आपके सामने मैंने डाटा प्रेजेंट किया है, ये हमने बैठ के अपनी मिनिस्ट्री में नहीं बनाया। ये वो डाटा है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो चुका है। इसको हमने UNFCCC को पेश किया, और तमाम मुल्कों ने पेश किया अपना अपना डाटा, अपने अपने एनालिसिस करके। और ये मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन दे रहा हूँ पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल का। पाकिस्तान के मुतालिक UN ने हमने जब डेटा दिया तो उन्होंने कहा है कि आपका ट्रांसपेरेंट है, कंप्लीट है और बिल्कुल गाइडलाइंस के मुताबिक है, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं है।
इंडिया ने जब पेश किया तो उनको कहा कि आपका पार्शली ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसके अंदर अभी बहुत सारे लकूने रहते हैं और नॉट कंप्लीट भी नहीं है। तो पाकिस्तान का बहुत बेहतर समझा गया डाटा इंडिया से। इसी तरह नेपाल भी साउथ एशिया का मुल्क है, तो उन्होंने कहा कि मोस्टली ट्रांसपेरेंट बट स्टिल पार्शली कंप्लीट, यानी कि पाकिस्तान नंबर 1 आया है इन टर्म्स ऑफ डाटा की ऑथेंटिसिटी और एनालिसिस के अंदर। जो हमारी मिनिस्ट्री ने पेश किया जब यूएन को, उन्हें तमाम ममालिक के चेक किया और हमें तीनों उन्होंने खानों के अंदर टिक बॉक्स किया है जी। अब पाकिस्तान के जो असरात हैं, अब ये तो है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान एमिशंस तो बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी हम 1% से कम दुनिया की एमिशंस पैदा करते हैं। हमारी वजह से ये मसला पैदा नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान इससे मुतासर है और मुतासर तरीन ममालिक में शामिल है। अभी जो रिपोर्ट लेटेस्ट आई है 2 हफ्ते पहले, उसके अंदर पाकिस्तान पिछले साल 5वें नंबर मुतासर था, इस साल 8वें नंबर पे मुतासर है। वजह उसकी यह है कि कोई बड़ा फ्लड नहीं आया पिछले साल, वरना हम फिर उस रैंकिंग में ऊपर जा रहे होते। ये अच्छी बात है कि हम 5वें से 8वें नंबर पे आ गए हैं, लेकिन जो उसमें अलार्मिंग बात है वो ये है कि दुनिया के 3 सिर्फ ममालिक हैं जो कि कॉन्स्टेंटली, उन्होंने एक नई कैटेगरी बनाई है उसके अंदर, ऐसे 3 ममालिक जो कि कॉन्स्टेंटली पिछले 20 सालों से इस टॉप 10 लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। वो हैं पाकिस्तान, फिलीपींस और हेटी। फिलीपींस और हेटी जहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं बहुत, वो मुतासर होते हैं क्लाइमेट चेंज से, और पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से मुतासर होते हैं। यानी कि हम मुतासर तरीन ममालिक में से हैं, इसलिए हमने इस क्लाइमेट चेंज के इशू का मुकाबला करना है, इसको फेस करना है, और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत अहम होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सिर्फ ये नहीं कि मौसम तब्दील हो गया, इसके असरात आपकी इकोनॉमी पे पड़ते हैं, आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पड़ते हैं, आपके पानी के ज़ख़ीरे के ऊपर पड़ते हैं। यानी कि हर जो फेसेट है पाकिस्तान का वो इससे मुतासर होगा। अब मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मौसम क्या तब्दील हो रहा है। ये तो हम सब फील करते हैं कि गर्मियाँ बढ़ रही हैं, सर्दियाँ कम हो गई हैं, सर्दी कम होती है, लेकिन हमने इसको साइंटिफिकली स्टडी किया तो पता ये लगा है कि पाकिस्तान में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री ज़्यादा बढ़ गया है। और ये 1 डिग्री कहने में बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन 1 डिग्री बढ़ने का मतलब होता है कि इसके बहुत सारे असरात होते हैं आपकी एग्रीकल्चर पे, आपकी इकोनॉमी के ऊपर, और इसका एक बड़ा अहम असर पड़ता है। इसके साथ साथ हमारी जो बारिशें हैं वो 20% उनकी वेरिएबिलिटी बढ़ गई है, यानी कि उनकी टाइमिंग की शिफ्टिंग हो गई है, जगह की शिफ्टिंग हो गई है। जब वो बारिशें होती हैं वो टाइम बदल गया है और 20% उसका तखमीना है। हमारे जो समर्स हैं वो एक्सटेंड कर गए हैं, यानी कि गर्मियों के मौसम जो है हमारा बढ़ता जा रहा है आगे। जो मेन इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि हमारा समर्स इंक्रीज़ कर रहा है, हर साल 1 दिन हमारा समर में बढ़ रहा है। ये उन्होंने पिछले 10 साल की स्टडी की है, जिसके मुताबिक हमें ये डाटा मिला है। एक और जो बड़ा अहम इशू हो रहा है जो आपने कराची में देखा इस साल, वो अर्बन फ्लडिंग का है, यानी कि शहरों के अंदर हमारे सैलाब आना शुरू हो गए। सिर्फ शहर के अंदर सैलाब आता है, वजह उसकी क्या है कि हमने शहरों को कंक्रीट के जंगल बना दिया है, दरख्त ख़त्म कर दिए हैं वहाँ से। लाहौर सिर्फ शहर के अंदर 70% दरख्त पिछली हुकूमत ने ख़त्म किए हैं, 70% उसकी ग्रीनरी को ख़त्म किया है। कराची के अंदर भी जो आपकी फ्लडिंग है, आपकी जो कंक्रीटाइजेशन है, उसकी वजह से एक होता है हीट आइलैंड इफेक्ट, यानी वो जो शहर होता है वो एक हीट आइलैंड बन जाता है। जब उसमें गर्मी कंक्रीट की वजह से ज़्यादा होती है तो आसपास का जो ह्यूमिडिटी होती है उसको खींचता है अपनी तरफ, मॉइस्चर को खींचता है, और जब वो खींचता है और वो ऊपर जाता है मॉइस्चर, तो वो फिर उसी शहर के ऊपर बरस पड़ता है। तो ये फिनोमेना देखने में आ रहा है, और इसका वाहिद हल ये है कि हम दरख्त लगाएं और दरख्त अपने शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इसीलिए इस साल इंशाल्लाह हमारी जो स्प्रिंग प्लांटेशन कैंपेन अब शुरू होने वाली है 1-2 दिन में, उसका हमारा फोकस है अर्बन प्लांटेशन के ऊपर। तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो कि हमारी स्टडी में सामने आया है। इसके साथ साथ जो आपने भी अतार खान भारत में देखा, कल परसों बहुत बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ पर ग्लेशियर फटा है और उसने आगे 2 डैम्स को जाके मुतासर किया है। इसी तरह की लेक्स पाकिस्तान के अंदर भी बन रही हैं, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स उसके अंदर लगा रहे हैं, लेकिन ये लेक्स बढ़ती जा रही हैं। 2015 में ये 30 लेक्स थी और अभी अनऑफिशियली जो हमने चेक किया ये 150 लेक्स हो चुकी हैं इस तरह की। 30 से 150 सिर्फ 3 साल में बढ़ना हमारे लिए एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है, और उसकी हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि इनका हमने कैसे मुकाबला करना है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा होता है तो उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम उसका सबसे अहम टूल है कि जल्द अज जल्द लोगों को खबर हो, उसके रास्ते में से लोगों को हटाया जाए और उनकी जानें बचाई जाए।
तो ये इसके ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और हम इससे बिल्कुल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जी आगे कर दें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको मैंने बताया कि हमारे एमिशंस क्या हैं और उसके साथ साथ असरात क्या हैं। हमारा अब इसका हथियार क्या है इससे मुकाबला करने का। सबसे बड़ा हमारा हथियार जो है वो हमारा 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है, जिससे हम जंगलात इस मुल्क में जो कि कट चुके थे उनको बढ़ा रहे हैं और इसके हमारे अपना इजाफा कर रहे हैं अपने जंगलात के अंदर। उसका मैं आपको सिर्फ एक प्रोग्रेस रिपोर्ट एक स्लाइड में देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा ये 3.2 बिलियन का टारगेट है 2023 तक। ये पहला फेज़ है और हम 10 बिलियन इसको इसलिए कहते हैं कि इंशाल्लाह अगले 5 साल भी हमने यहाँ पे होना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पूरे 10 बिलियन करेंगे 10 सालों के अंदर। लेकिन इस पहले 2023 तक इंशाल्लाह 3.2 बिलियन का हमारा PC1 टारगेट है और उस टारगेट के हम मुताबिक चल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल रेड में आपको जो नज़र आ रहा है ये वो हैं जो कि हमारी नर्सरीज़ के अंदर पौधे थे। जब हम आए तो तकरीबन 9-10 करोड़ पौधे पूरे पाकिस्तान की नर्सरीज़ में थे। आज वो 30 करोड़ पौधे हो चुके हैं। 30 करोड़ पौधे पाकिस्तान की नर्सरीज़ में इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ सूबों के अंदर इनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। इसी तरह इंशाल्लाह 2021 जून जुलाई तक हमारा टारगेट है कि हम अपना पहला अरब प्लांटेशन का पूरा कर लें और वो इंशाल्लाह हमारा जिस तरह हम जा रहे हैं स्पीड के ऊपर इंशाल्लाह इस साल हमारा पहला अरब पूरा होगा और उसके बाद हम 3.2 बिलियन 2023 तक पूरा कर लेंगे। जी आगे कर दें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ दरख्त लगाना नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी इनोवेशंस हमने स्टार्ट की हैं जो कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर आ रही हैं। एक ये कि हमने अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ और नेचर रिजर्व्स को बढ़ाना शुरू किया है। मैं अभी कल परसों भी चकवाल गया हुआ था, वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त साथ थे। 18,000 एकड़ का हमने नया 3 नेचर रिजर्व्स अनाउंस किए हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब और नेचर रिजर्व्स भी अनाउंस और प्रोटेक्टेड एरियाज़ अनाउंस कर रहे हैं। वो इस प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है। दूसरा हमने बिलियन ट्री हनी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो शहद हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह इस साल जून के बाद उसको नेशनल लेवल पे स्टार्ट हो जाएगा वो। फिर ऑलिव ट्री सुनामी है जो कि हम इंशाल्लाह इस सीज़न से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे जंगलात हैं जहाँ पर जंगली जैतून होता है और उसकी ग्राफ्टिंग करके हम हज़ारों लाखों ऑलिव ट्री पैदा कर सकते हैं 2 साल के अंदर। तो ये इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर है जो कि इस्लामाबाद ज़ू पहले होता था, वो भी इसी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के तहत ही बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे इसके फेसेट्स हैं। इसके साथ साथ बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के ज़रिए ही हमने ग्रीन जॉब्स दिए हैं। कोविड के ज़माने में 85,000 जॉब्स लोगों को दी गई जिन्होंने दरख्त लगाए, जंगलात को बचाया और जंगलात में उन्होंने ये जो जंगल में आग लगती थी उस ज़माने में तो फायर फाइटिंग के लिए उनको जो डेली वेजेस की जॉब दी और 85,000 जॉब दी गई थी। अब मैं फाइनली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, ट्रांसपेरेंसी कैसे है। इसकी 3 लेवल की मॉनिटरिंग है। पहली प्रोविंस खुद करता है जिसको फेडरल गवर्नमेंट चेक करती है। दूसरा फेडरल गवर्नमेंट के अपना हमारे मिनिस्ट्री के अंदर एक सेटअप है जो कि उसको मॉनिटर करता है और वेबसाइट के ऊपर उसको डेटा को देता है। लेकिन सबसे अहम इसका जो लेवल है वो ये है कि इंडिपेंडेंट हमने थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करवाई है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट वो मॉनिटरिंग करते हैं। 2 हमारे पास इदारे हैं, एक स्पार्को जो कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर रहा है और दूसरा WWF, IUCN और FAO। 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस चीज़ में काम करती हैं और तीनों ने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया है जो इसकी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करेंगी और हर साल हमें वो रिपोर्ट पेश करेंगी। अब मैं आपके सामने कुछ तस्वीर रखना चाहता हूँ कि पहले क्या था और बिलियन ट्री के बाद क्या हुआ वहाँ पर। पहली तस्वीर आपकी बल्लोकी की है, दूसरी हज़ारा की है और तीसरी कुंडियाँ मियाँ वाली की है। आगे कर दें। इसी तरह ये KP का जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो अगरोर है जो कि यहाँ पर बानसेरा में है, उसकी आप देख सकते हैं कि 4 साल में कैसे उसका नक्शा जो है वो बदल गया। फिर ये एक सैटेलाइट की तस्वीर है जो कि हमने नहीं ली, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने खुद तस्वीर ली और उसके बाद ये इंटरनेशनली वायरल हुई तस्वीर, क्योंकि इसको UN के हेड ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान जो कर रहा है ये दुनिया को भी करना चाहिए। जी ये स्पार्को की तस्वीरें हैं। ऊपर के जो खाने हैं उसमें आप देख सकते हैं 2 साइट्स हैं, एक डेरा इस्माइल खान में, एक पेशावर के पास गढ़ी चंदन है। 2014 में उस साइट पे क्या था और फिर 2020 में उस साइट पे क्या है। ये सैटेलाइट के ज़रिए तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं। ये अगेन ये बल्लोकी की है। ये जो लेफ़्ट साइड पे तस्वीर है ये आपको शो करती है कि बल्लोकी में आज
पहले बिल्कुल साफ़ था, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए और उसके बाद आज पूरा जंगल वहाँ पे उग चुका है बलोकी के अंदर। इसकी प्रोजेक्ट की हमारी एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है हर तरफ। इसमें रॉक स्टार्स जो हैं वो भी इसके मतलब ट्वीट कर रहे हैं। 2 वज़रान हैं अपने मुल्क के, एक नॉर्वे और एक यूके के वज़ीर, दोनों एनवायरनमेंट के वज़ीर हैं। उन्होंने इसके मतलब ट्वीट किया कि ये दुनिया के लिए एक मशअल राह है। इसके साथ साथ जो यूएन की हेड हैं, FAO के हेड हैं, हमारे यहाँ पे एम्बेसडर हैं मुख्तलिफ, सब इस पर ट्वीट कर रहे हैं और इसकी सक्सेस को सराह रहे हैं, क्योंकि ये मनसूबा सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत का ज़ामिन नहीं है, ये मनसूबा दुनिया के लिए भी इतना ही ज़रूरी है। अगर हम 500 मिलियन टन कार्बन का निकाल रहे हैं तो ये दुनिया के लिए बड़ा अहम मनसूबा है और दुनिया इसको इसलिए सराह रही है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ अब, जो कि आप जो हमारे साइट्स हैं जहाँ पर लोग नहीं पहुँच सकते क्योंकि हम शहरों में ज़्यादा रहते हैं। पहला 2-3 साइट्स हैं जो कि KP के अंदर हमने किया था, आज उनकी क्या हालत है। वहाँ पर रड़ा मैदान था पहले। ये डेरा इस्माइल खान के पास फॉरेस्ट है जहाँ पर खान साहब खुद गए थे इस फॉरेस्ट को लगाने शुरू करने के लिए और मैं उनके साथ था और उस वक्त वहाँ पे कुछ नहीं था। इसी तरह ये भी डेरा इस्माइल खान में ब्लॉक प्लांटेशन की गई थी। ये भी आप आसपास का एरिया देख सकते हैं कि बिल्कुल रड़ा मैदान है और ये बीच में फॉरेस्ट लगा है उसके। ये तीसरा जो है ये बलोकी है जहाँ पर पिछले साल ये ज़मीन 3500 एकड़ ज़मीन थी जो कि कब्ज़ा हुआ था। इसके ऊपर कब्ज़ा माफिया यहाँ से हर साल 10 करोड़ का ठेका लेती थी ज़बरदस्ती। तो ये उनसे वागुजार कराई और उसके बाद इसके ऊपर फॉरेस्ट लगाना शुरू किया है और अब यहाँ पर तकरीबन 1500 एकड़ के ऊपर फॉरेस्ट लग रहा है। ये जो पिछले साल फॉरेस्ट लगाया गया था अब उसकी ये हालत है जो आपके सामने आ रही है। 3500 एकड़। ये चीचावतनी जहाँ पर एक ब्लॉक प्लांटेशन हुआ करती थी किसी ज़माने में और फिर काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसको मैंने भी अभी विज़िट किया था। ये वहाँ की है, ये भी प्लांटेशन जो है ये 1 साल पहले की गई थी और इसकी आप हालत देख सकते हैं। आज कैनाल साइड प्लांटेशन है बिल्कुल ये। दो 2015 से 18 के आदाद शुमार और मौजूदा सूरत हाल में बहुत फ़र्क है। जंगलात के कटाव में मजमूई तौर पर नुमायाँ कमी आई है। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें वकूफ़ पज़ीर होने वाली तब्दीलियों में ज़्यादा जो किरदार है वो बड़े ममालिक जैसे कि अमरीका, चीन और भारत का है। पाकिस्तान के मैंग्रोव्स में 300% इजाफा हुआ है जो पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद है और ये एक नुमाया खबर है और मुस्तकबिल में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। दरख्तों की तादाद में इजाफे से माहौल बराह रास्त बेहतर होता है। की सालमियत का ज़ामिन है इंशाल्लाह। पाकिस्तान के आने वाले दिनों में एक चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, जो कि जो भी हुकूमत होगी ये चैलेंज उसको रहेगा और इसके का तदारक करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए तैयार होना बड़ा ज़रूरी है और सबसे जो अहम चीज़ हम कर सकते हैं वो दरख्त लगाना है। और जब अगर हम दरख्त लगाते हैं तो ये हमारे पास अल्लाह ताला का एक ऐसा हथियार है जो कि कार्बन हवा से निकाल लेता है, जो कि पानी को रेगुलेट करता है और उसके साथ साथ ये आपको रेजिलियंस को बढ़ाता है। तो इंशाल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ इंशाल्लाह चल रहा है और इंशाल्लाह हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे
और आखिर में मैं फिर अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि खुदारा इसके ऊपर सियासत करना बंद कर दें। सियासत करनी है आप अपने PDM के मैदान से जो आपने सियासत करनी है करें, बिलियन ट्री के ऊपर कोई सियासत नहीं है। इंशाल्लाह ये बिलियन ट्री हम आपको ग्राउंड पे भी करके दिखाएंगे और जो भी इस पे सियासत करेगा वो इंशाल्लाह हारेगा इंशाल्लाह। सर आपने कहा है कि आप नेक्स्ट 5 साल की इंशाल्लाह हुकूमत करेंगे, तो ये बताइएगा अभी आपके पास सिर्फ 2 साल हैं और ये 10 साल में मुकम्मल होगा कि जो 10 मिलियन की सुनामी है। अगर आपकी हुकूमत आइंदा नहीं आती तो इस प्रोजेक्ट का क्या होगा और आपके पास कौन से सोर्सेज हैं जिसकी वजह से आपने कहा है कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 साल भी हुकूमत करेंगे? देखिए जी, मेरे पास अपना ईमान है और मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत जो पाकिस्तान के लिए कर रही है पहले किसी ने नहीं किया, इस चीज़ों का सोचा भी नहीं था किसी ने। तो हमने जब एक विज़न दिया है पाकिस्तान को तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह मौका देगा उस विज़न को पूरा करने का। Which forest? The range forest lies in the Darasman Khan area and then in some sites of Balochistan. The forest department. Rangelands. Rangelands. Yes. Will that be focused and then Yes, we are looking at rangelands and focusing on them also, especially for the olive tree plantation, because I think in rangelands we have to have managed plantations, and in olive tree tsunami campaign, I think this would be ideal for us because we will have to spend more money, but I think this would be very useful to focus on that. It's called the Global Climate Change Impact Study Center. It's a dedicated arm of the ministry which is meant to do that. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो हम बिलियन ट्री का मंसूबा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम मॉडर्न विलेज बना रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे दरख्त कटेंगे। क्या बना रहे हैं? मॉडर्न विलेज। अली अवान साहब ने मंसूबा बनाया कि हम बारागांव में, छत्तर में और मॉडर्न विलेज। जी। मॉडर्न विलेज का मतलब ये नहीं कि दरख्त काट देंगे सारे जाके, उन्होंने ऐसी जगह उन्होंने नहीं काटने देंगे उनको इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें, हम इधर ही हैं। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं, वो जो भी करना चाहेंगे उसका EIA होगा और अगर दरख्त होंगे तो नहीं काटने देंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो मार्गला हिल्स के अलावा जो छोटे पहाड़ हैं उन पे हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी पहाड़ हो जो बचा हो मार्गला हिल्स के अलावा, तो इन पे कब काम होगा? हाउसिंग स्कीम्स जो बन रही हैं उनको कब रोका जाएगा या उनको कैसे डील करेंगे आपके दरख्त ना काटें और अपने प्रोजेक्ट्स? देखिए इसमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इसमें मरगला हिल नेशनल पार्क को तो हमने बचाया हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो ग्रीनरी है वो अंडर अटैक है फ्रॉम हाउसिंग सोसाइटीज़ जगह जगह पे। उसका इंशाल्लाह हम हाउसिंग की अपनी हमारी कमेटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, वो हम तमाम डेटा मंगा रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रॉपर जोनिंग करके उसको फ्रीज़ करेंगे ताकि कुछ जो हमारे ग्रीन एरियाज़ हैं, कम से कम इस्लामाबाद एक बड़ा मैं समझता हूँ कि यूनिक शहर है कि दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी आसपास हो, और हमें उसको बचाना चाहिए। इसका कैरेक्टर हम बचा सकते हैं। अभी आपने देखा कि मरगला हिल को जब से हमने बचाना शुरू किया तो वहाँ पर लेपर्ड की आबादी भी बढ़ गई है और अभी लेपर्ड की साइटिंग हो रही है आजकल वहाँ पर। ये शो करता है कि एक नेचुरल हैबिटाट है जो कि एक लिविंग हैबिटाट है, और दुनिया का मैं समझता हूँ कोई ऐसा शहर है ही नहीं जहाँ आप F7 F8 से निकलें तो आप 10 मिनट ऐसी जगह पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर लेपर्ड भी फिर रहा है। तो ये तो हमारे लिए एक एहसासा है और उसको हमने इंशाल्लाह बचाना है। अभी आपने ये फरमाया है कि पंजाब और सिंध में दरख्तों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है जबकि KP भी खत्म हो रहा है, लेकिन देखने में ये है कि सबसे ज़्यादा कीमती लकड़ भी KP और कश्मीर के जंगलात में और वहाँ से ज़्यादा कटाई होती है। क्या इस वक्त तक किसी जंगल माफिया को गिरफ्त में लिया गया है? नंबर 2, जो आपने ये फरमाया है कि दरियाओं के किनारे पे जो लकड़ है उसको काटा जाता है जबकि हर साल सैकड़ों लाखों की तादाद में वो दरियाओं भी होते हैं और वो लकड़ी इतनी कीमती भी नहीं है कि उस पर इसका फोकस किया जाए और इनको अप्रोच किया जाए कश्मीर और KP के जंगलात को। ना, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। अब मेरे लिए एक्चुअली जब वो डाटा आया तो मेरे लिए भी एक वो नई खबर थी कि ज़्यादा हमारी डिफॉरेस्टेशन मतलब कि दरख्त का कटाव जो है वो ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है। लेकिन आपने बात सही की है कि वो दरख्त तो कटे लेकिन कीमती दरख्त ज़्यादा KP में है
और ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इसलिए हमने, इसका ये मतलब नहीं था कि KP वालों को हमने कहा कि जी आप जो मर्ज़ी करो, हम उसको बिल्कुल हमारी गिरफ्त में है वो पूरा सिस्टम। और इंशाल्लाह वहाँ पर टिम्बर माफिया को हमने 2014 से उनको धकेला हुआ है बैकफुट के ऊपर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये ड्रॉप हुआ है डिफॉरेस्टेशन में उसको हम ज़ीरो पे लेके जाएं। पाकिस्तान में ज़ीरो डिफॉरेस्टेशन होनी चाहिए। अभी भी 8000 हेक्टर हर साल कटते हैं, उसको हम कम करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह वो कम तभी होगा जब हर तरफ बराबर की गिरफ्त होगी। आखिरी सवाल करना। मेरा नाम फिदा हुसैन है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता, अभी आपने जो 35,000 एकड़ जमीन मुआवजा कराने की बात की, ये कौन से सूबे में हुआ है ये बता दीजिए। दूसरा, आपने दरख्तों के हवाले से बात की, यहाँ पे हमारी कुलीग ने भी सवाल उठाया पुराने दरख्त काटे जाना। अभी गिलगित में एक दरख्त काटा गया है, तकरीबन कोई 200-300 साल पुराना वो दरख्त काटन है, उसके बारे में क्या है। दूसरा, जो नेशनल पार्क बनाने के लिए आपकी तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, तो उस पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। क्या उनको किस तरीके से हल करेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आइन में हर सूबा 2 से 3% से ज़्यादा ज़मीन नहीं दे सकते, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त ऑलरेडी बहुत सारी ज़मीनों को नेशनल पार्क नहीं, एक तो आप, क्या ये आइन की खिलाफवर्जी नहीं है? आपने जो आइन की बात की है बिल्कुल गलत है। कोई आइन में ऐसा शिक नहीं है। आइन में आप 100% ज़मीन भी दे सकते हैं, बल्कि आप दे दें तो आपका सूबा बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसमें प्रोटेक्टेड एरिया का ये मतलब नहीं है कि कम्युनिटी के राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। उनको हम एंगेज करके उनकी मर्ज़ी से बनाते हैं। जहाँ तक आपने बात की ये 3500 एकड़ की, तो ये बल्लोकी में एरिया है। बल्लोकी लाहौर से सिर्फ कुछ 40-50 मिनट दूर है, और ये अरबों रुपए की ज़मीन थी जिसको वागुज़ार कराया गया। बाकायदा काश्त हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया 10 करोड़ रुपया इसका सिर्फ ठेका था। तो इंशाल्लाह ये जगह जगह पे हम ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ पर भी कब्जे हैं उनको खाली कराकर जंगल लगाया जाए। 2023 तक 3 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करेंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंज का सामना है। इसमें भरपूर किरदार अदा करते हुए इन चैलेंजेस से ओहदा बरा होंगे। अपोजिशन को भी इस मसले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए।